जो दावे, जो विराट घोषणाएं बड़े-बड़े एसी सभागारों में बैठकर काजू कतली खाते हुए, बिसलेरी का पानी पीते हुए जो विराट घोषणाएं की जाती हैं, दरअसल लोकेश जी वो हकीकत के धरातल में क्रियान्वयन नहीं की जाती। देखिए, सरकार जो प्रतिबद्ध है, शासन प्रशासन की बात करें या हम कानून व्यवस्था की बात करें, लोकेश जी यदि हमारा शासन प्रशासन ढीला ना होता या हमारी कानून व्यवस्था लचर ना होती, तो आज हमारे देश के वो हालात नहीं होते जैसे कि आज हम बदहवास हालात हम और आप महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जय जय सियाराम पहुंचे और भैया हमें तो चिंता ही हो। हमारा नाम है देसी देग बिना ब्रेक और हमें आपके लोकेश। हम अपने बुंदेली ब्रेकिंग के प्रोग्राम में आपके बीच निरंतर कोनो न कोनो ऐसे व्यक्ति को लेके आउट जी को अगर देखो या वास्तव में धरातल में योगदान हो, समाज के लाने समर्पित हो और समाज के लाने निष्ठावान हो के कार्य करते हैं। क्या कि वर्तमान में देखा जाऊ तो कि तमाम संस्थाएं जो हैं वे कहूँ ना कहूँ सिर्फ फोटो सेशन में नजर आउट हैं, लेकिन धरातल पे संस्था के जो कार्य होने चाहिए, जो समर्पितता समाज के लाने होनी चाहिए, वो नजर नहीं आउट है। और हम आज अपने बीच में लेके आए नवप्रभात कृति, एक संस्था जो झांसी में देखा जाए तो महिलाओं के लाने समर्पित है, उनके अधिकार के लाने समर्पित है और निरंतर कार्य भी करत है। हम बड़ी बहन रूपम अग्रवाल से बात भी करें कि उनकी संस्था कौन तरीका से महिलाओं के लाने कार्य कर रही, का उद्देश्य है, का योजना है और सरकार जो बड़े बड़े दावे करत है महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तो सरकार की इन योजनाओं को लेके, दावे को लेके जा संस्था की का प्रतिक्रिया है। तो चलो हमारे संगे देखो जा खबर। हमारी बड़ी बहन और देखो जाए तो तमाम मातृशक्ति की बड़ी बहन रूपम अग्रवाल जी जुड़ रही। बहन सबसे पहले तो आपको नमस्कार और जय जय सियाराम। नमस्कार, जय जय सियाराम लोकेश जी। दीदी, जैसे देखा जाता है अगर हम बात करें प्राचीन समय की, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों को देखें, वेदों को देखें, उसमें कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। लेकिन प्राचीन समय आज वर्तमान के जो स्वरूप है उसमें नारी की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट पर आप? बिल्कुल लोकेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, आपने बहुत ही सराहनीय प्रश्न किया है हमसे कि यदि हम प्राचीन भारत से लेकर और आज तक के भारत की नारी का विवरण देखें, उसका स्वरूप देखें, तो प्राचीन भारत पे पहले हम आए तो प्राचीन भारत में जो नारी का जो स्वरूप था वो काफ़ी सशक्त था, काफ़ी अच्छा था। उस समय नारी जो थी वो पुरुषों के समान ही समाज में सम्मान प्राप्त कर रही थी, पुरुषों के समान ही जीवन यापन करती थी और यहाँ तक कि सभी मौलिक अधिकारों का वो भरपूर आनंद ले रही थी। और शिक्षा की दृष्टि में भी आप पुराने समय के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनकी जो पत्नियां हुआ करती थी, वो सभी आध्यात्मिक गतिविधियों में सहभागिता लेती दिखाई देती थी और जो लिपियां उन्हें पढ़ाई जाती थी उसमें भी नारी को देवी तुल्य कहा गया है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत की जो नारी थी वो सशक्त थी, स्वाभिमानी थी। परंतु जैसे जैसे अपना ये मध्यकाल आया, मध्यकाल में नारी की जो स्थितियां थी वो बिगड़ती चली गईं। नारी जो थी वो पर्दा पे था, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल प्रथा, लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियों का शिकार होती चली गई, जिससे नारी का जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण और कष्टदायी होता चला गया। लेकिन जब ये अपना आधुनिक प्रवेश आया, यानी कि वर्तमान भारत की नारी आई, वक्त ने फिर करवट ली। नारी ने अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर पुरुषों के समान हर क्षेत्र में वो नजर आने लगी और उसका जीवन सिर्फ महज रसोई तक सिमट के नहीं रह गया। बेशक आज वो घर की चार दीवारी से निकल कर दहलीज पार करके चांद तक पहुंच गई है, लेकिन लोकेश जी अभी भी इसका रेशो यदि हम हकीकत में देखें तो अधिक से अधिक 15 से 20% ही है। बकाया जो महिलाएं हैं वो बहुत ही शोषित, अपमानित और समझौतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं। और मजे की बात देखिए, ये स्थितियां सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों या मलिन बस्तियों में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में शिक्षित, संभ्रांत और संपन्न परिवारों में हमें ये देखने को मिलती है कि महिलाएं सामाजिक लोक लाज के चलते, उसके भय के कारण घरेलू उलाहना सह रही हैं, अपमान सह रही हैं और उसी को अपनी किस्मत मानकर चुप रहकर एक समझौतापूर्ण जीवन जीने में विवश है। अब यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या मलिन बस्तियों की बात करें तो हमारी संस्था ने जब वहाँ पर सर्वे किया, ये हम मतलब अपनी आंखों देखी स्थिति बता रहे हैं आपको कि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ की जो एक महिला थी, अत्यंत मैली कुचैली, जिनके छत पर
जिनके सर पर छती नहीं थी, जिनके अंग पर वस्त्र नहीं था, कई महिलाओं के खाने को अन्न नहीं था, ऐसी दयनीय अवस्था में वो महिलाएं थीं कि देखकर ही रूह कांप गई और मन में विचार करने लगी कि ओ माय गॉड, इतना मतलब दयनीय, इतना दर्दनाक मानवीय जीवन भी हो सकता है इस धरती पर। तब हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, अभी तो हमें बहुत ही वृहद स्तर पर महिलाओं के विकास के यानी लिए बहुत कुछ अभी महिलाओं के लिए करना है। हाँ जी, बहुत मतलब प्रयास करने हैं, ज्वलंत प्रयास करने हैं और हम सबको मिलकर करने हैं, क्योंकि ये एक सार्वजनिक समस्या है। और अगर जहां तक बात करें, जिस तरीके से आपने कहा है कि ये जिम्मेदारी निभानी है, जी। चलिए ये बात हुई कि ये जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी आप निभा रही हैं। अगर हम बात करें सत्ता शासन की, जी। निरंतर प्रयास कर रही है सत्ता शासन, कहती है बड़े बड़े मंचों से देखा जाए तो देश के जो जनप्रतिनिधि नेता हैं वो कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति काफी सुधर चुकी है, लेकिन आप बता रही हैं कि अभी महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय है। क्या सरकार के जो दावे हैं वो खोखले हैं? देखिए, सरकार के दावे बहुत सराहनीय हैं और लेकिन जो दावे, जो विराट घोषणाएं बड़े बड़े एसी सभागारों में बैठकर काजू कतली खाते हुए, बिस्लरी का पानी पीते हुए जो विराट घोषणाएं की जाती हैं, दरअसल लोकेश जी वो हकीकत के धरातल में क्रियान्वयन नहीं की जाती। हाँ, ये बात सच है कि प्रेस नोट के रूप में वो मीडिया में तो छपती हैं, यानी अखबारों में तो छपती हैं, परंतु सोचने वाली बात ये है कि हमारे देश का वो आम जनमानस जो नमक रोटी खाकर जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है, वो दैनिक अखबार खरीद तक नहीं सकता, तो आखिरकार वो उन सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कैसे होगा? मेरा एक सवाल है रूपम जी आपसे कि जिस तरीके से सरकार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जूनियर डॉक्टर कोलकाता मेडिकल कॉलेज का जो कांड आया है वो कहीं ना कहीं हर महिलाओं के लिए एक वेदना है और दर्द है कि सरकार की सुरक्षा का वहां सवाल भी खड़ा होता है। मेडिकल कॉलेज एक ऐसी संस्था है जहां सरकार की अगर बात करें या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की बात करें तो सुरक्षा के आयाम वहां उपलब्ध होने के बावजूद भी ऐसी घटना होना सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। देखिए, सरकार जो प्रतिबद्ध है, शासन प्रशासन की बात करें या हम कानून व्यवस्था की बात करें, लोकेश जी, यदि हमारा शासन प्रशासन ढीला ना होता या हमारी कानून व्यवस्था लचर ना होती, तो आज हमारे देश के वो हालात नहीं होते जैसे कि आज हम बदहवास हालात हम और आप महसूस कर रहे हैं। आज हमारे देश की ना जाने कितनी बेटियां, कितनी महिलाएं लाखों लोगों की विकृत मानसिकता का शिकार हो गई। आज उनकी चीखें, उनकी पुकार, उनकी वेदना देश के हर वासी के हृदय को झंझोर रही है और न्याय के रखवालों से न्याय की मांग कर रही है। परंतु एक पल को लगने भी लगता है, सोशल मीडिया पर यदि हम जन आक्रोश देखें तो एक पल को लगने लगता है कि शायद सरकार पर इसका दबाव पड़ेगा और कानून व्यवस्था जो है वो कड़े कदम उठाएगी, लेकिन नहीं, ये मात्र सिर्फ एक भ्रम होता है, क्योंकि हमेशा से ही नए मुद्दे आने पर पुराने मुद्दे दबा दिए जाते हैं, यानी कि पुराने बेटियों के दर्द को भुलाया जाता रहा है और नए मुद्दे जो है वो मात्र सिर्फ सोशल मीडिया पे अपडेट और अखबारों की सुर्खियों का माध्यम बनते हैं। और वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि आपने बोला, राजनेता जो हमारे अभी हाल ही में चर्चित कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए बर्बर हादसे की सच्चाई को छुपा रहे हैं और इतने संवेदनशील मुद्दों पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो ये जो चिंतनीय अवस्था, जो दयनीय हालात आज हमारे समाज में बने हैं, निश्चय ही हम लोगों को ये संकेत कर रहे हैं कि हमें इससे भी ज़्यादा हिंसक, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक स्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। चलिए रूपम जी, ये तो हुई, अब जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप जिस संस्था से हैं, नव प्रभात कृति एक संस्था, निरंतर महिला अधिकारों के लिए और महिलाओं के लिए समर्पित संस्था है, जब ऐसी स्थितियां आपके सामने आती हैं, संस्था की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या संस्था की ऐसी योजनाएं हैं, क्या संस्था ऐसी सरकार से उम्मीद रखती है कि नव प्रभात कृति की जो योजना है वो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक पहुंचे हैं और वो जागे नींद से?
देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारी जो नवप्रभात संस्था है, वो सन 2005 से पंजीकृत है, जो ग्रामीण सर्वेक्षण कार्यक्रमों से शुरुआत करते हुए, वहाँ की महिलाओं के दर्द को समझते हुए, उनके अंदर की जो प्रतिभाएँ होती हैं, जैसे कि कोई मेहंदी अच्छा लगाती हैं, कोई अचार अच्छा डालती है, कोई मोमबत्ती बनाता है, तो उनकी प्रतिभाओं पर सर्वेक्षण करते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए, हम लोगों ने सन 2014 में महिला प्रकोष्ठ कृति का गठन किया। उसके बाद फिर उनकी प्रतिभाओं के अनुरूप उन्हें निःशुल्क 2 साल तक प्रशिक्षण देते हुए स्वरोजगार केंद्र की स्थापना की और जिसके सुखद परिणाम स्वरूप आज वो महिलाएं जो हैं वो अपने-अपने क्षेत्रों में एक आर्थिक रूप से सशक्त, स्वावलंबी और स्वाभिमानी जीवन व्यतीत कर रही हैं। और इसी के साथ जब हम इन महिलाओं के संपर्क में आए लोकेश जी, तब हम लोगों ने देखा कि ये महिलाएं बहुत चिंतित रहती थी। कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित थी, कोई अपनी सुरक्षा को लेके चिंतित रहा करती थी, कोई दहेज प्रथा से पीड़ित थी। तब हम लोगों ने महिला हेल्पलाइन कमेटी का गठन किया और आज हम लोग मासूम बेटियों की, हर महिला की आत्म सुरक्षा के लिए उन्हें स्कूलों में, कॉलेज में, मंदिर में, चौबारे में ये उन्हें आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्हें गुड टच, बैड टच के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में सही और गलत इंसान की पहचान कर सकती हैं और कैसे उनके नापाक इरादों से स्वयं को बचा सकती हैं। और सरकार से जैसा कि आपने कहा कि क्या-क्या दावे हम मतलब चाहते हैं कि वो करें, तो पहले तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे पास जब एक महिला आती है, पीड़ित महिला आती है, जब हम वो बहुत ही पहली बात तो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होती है, बहुत उसका आत्मविश्वास पूरा क्षीण हो गया होता है। तब हम लोग काउंसलिंग करके उन्हें भावात्मक सहयोग देते हैं। फिर जब हम लोग उन्हें इन हेल्पलाइन नंबरों पर रेफ़र करते हैं, 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है हमारा, 110 या तो जब वो विभाग में जाती हैं, पहली बात तो इन नंबरों पर फ़ोन नहीं उठता है। फ़ोन नहीं उठता है और हाँ। कहीं न कहीं इन नंबरों को हाँ, सरकार फ़ोन नहीं सुचारू उठता, रूप से बिल्कुल, हाँ, फ़ोन नहीं उठता है और जब फ़ोन उठ भी जाता है, तो संतोषजनक पीड़िता को जवाब नहीं मिलता है, तब हम लोग पीड़िता से कहते हैं कि आप विभाग में जाएँ। तो विभाग में पीड़िता वहाँ पर समाधान लेने जाती है और विभाग वाले उसे पुलिस थाने रेफ़र करना चाहते हैं। जबकि पीड़िता अपनी निजता को बचाते हुए वहीं से व्यक्तिगत रूप से समाधान चाहती है। तो सरकार से सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि इन हेल्पलाइन नंबरों पर समय-समय पर जाँच बैठती रहे और इन पे कार्रवाइयाँ होती रहें, ताकि सरकार की ये सेवाएँ हैं जो वो आम जनमानस तक पहुँचती रहें। सेकंड, हम ये चाहते हैं कि हर शहर में, हर गाँव में, गली में, नुक्कड़ में जेंट्स पुलिस के साथ अंडर कवर लेडीज़ पुलिस भी हायर हो। क्योंकि कई बार सुनसान इलाकों पे महिलाएँ आती हैं, तो अंडर कवर जो जिन जेंट्स को देखती हैं, तो वो असहज हो जाती हैं। और उन अगर लेडीज़ भी साथ में होंगी, तो वो असहज नहीं होगी और लेडीज़ भी इतनी सशक्त, तो उन्हें इस तरह से ट्रेंड किया जाए कि वो अच्छे से अच्छे अपराधियों का डट के सामना कर सकें। थर्ड, हम ये चाहते हैं कि हमारे हाथ में ये जो यंत्र है, मोबाइल जैसा कि फ़ोन आप जानते हैं, ये इसको मोबाइल कहते हैं और ये हम सबके हाथ में 24 आवर्स रहता है। इसमें जो है इल्लीगल साइट्स हैं, बहुत से हम प्ले स्टोर पे जाके उन्हें डाउनलोड भी ना करें, तब भी हम जब गूगल पे कोई अपना काम कर रहे होते हैं, तब वो ऐड आते हैं कि आप ये वॉइस चैट कीजिए, आप ये वीडियो चैट कीजिए, मतलब ज़बरदस्ती उसके लिए जो वर्गलाया जा रहा है जनता को, उस पर पूरी तरह से बैन किया जाए। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे समाज में अपराध को और अपराधी को बढ़ावा देने का इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हमारे समाज में तो सरकार को मोबाइल टेक्नोलॉजी को लेकर सशक्त होना चाहिए। सशक्त होना चाहिए और उन इल्लीगल जो साइट्स हैं उन पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लोगों का नैतिक का पतन हो रहा है। परिवार में भी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, परिवार के सदस्य जो कर रहे हैं, तो वो इसका एक बहुत बड़ा इसका योगदान है कि ये मोबाइल जो है लोगों को वर्गला रहा है हिंसक होने पर। और एक प्रश्न है, एक प्रश्न है हमारा नहीं, इनफैक्ट पूरे देश का है हमारी सरकार से कि हमारे देश में जब किसी मासूम महिला या मासूम बेटी के साथ कोई दर्दनाक हिंसक हादसा होता है, कोई कुकृत्य होता है, तो उन परिस्थितियों में हमारे देश में तुरंत ही उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान आखिर क्यों नहीं है? हमारे ही देश में क्यों हमारी बेटियों का खून पीने वाले ये सरेआम घूम रहे हैं ये नरपिशाच? आखिर क्यों? ये जवाब जनता मांग रही है हमारी सरकार से। तो जाते-जाते आपसे ये जानना और चाहेंगे, यदि कोई पीड़ित महिला है,
किस तरीके से वो आपसे संपर्क करे, या आपकी संस्था का कोई सहयोग लेना चाहती है तो कैसे वो आपसे संपर्क करे? ये हमारी संस्था का हेल्पलाइन नंबर है। ये हम लोग पूरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, ट्विटर पे हम लोग मिल जाएगा। अगर पीड़िता चाहे तो इस हेल्पलाइन नंबर पर वो हमसे संपर्क करे। हमसे जो संभव होगा हम उसका मार्गदर्शन करेंगे और पूरे हम प्रयास करेंगे कि उसकी जो पीड़ा है उसको हम कुछ हद तक कम कर सकें। आपकी संस्था को अगर देखा जाए, कहते हैं कि एक वृक्ष के समान जो शाखाएं हैं वो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ जी, तमाम हाँ जी, राज्यों में बहुत प्रसन्नता होगी ये जान के कि हमारे ये प्रयास सिर्फ जनपद झांसी तक ही नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर हमारी सक्रिय बहनें बड़ी ही तन्मयता से मिशन शक्ति अभियान, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को बड़ी तन्मयता से दिल से निभा रही हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। एक आपसे जाते जाते एक सवाल हमारी उन बहनों के लिए जो आज देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में रील बनाने में कहीं ना कहीं समय को खो रही हैं, जबकि समय उनके पास है, ऐसी स्थिति में उन बहनों को क्या संदेश देंगे? देखिए, रील बनाना गलत नहीं है, लेकिन आप कोई लॉजिकल रील बनाएं, कोई ऐसा सोशल मैसेज दें जिससे कि लोग मोटिवेट हों, उसके समाज में सकारात्मकता है। लेकिन आप अगर मतलब किसी नृत्य का या कोई गायन का या जोक का, किसी भी तरह का ऐसा अभद्र जो आप प्रचार कर रही हैं, आप कहीं न कहीं महिलाओं की गरिमा को भी प्रभावित कर रही हैं। आज हम अच्छे-अच्छे परिवारों की बहनों को भी देखते हैं कि वो रील बनाने में इतनी मस्त हैं कि वो कार्यक्रम भूलकर वो सिंगल कहीं न कहीं वो ऐसा करती हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि समाज में कितना बड़ा हास्यास्पद का कारण बन रही हैं, तो मैं इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाता है जब कोई संस्था कहते हैं कि पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मन से जब समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करती है तो कहीं ना कहीं अन्य संस्थाएं उसका हंसी का पात्र भी बना लेते हैं। ऐसी चुनौती क्या आपकी संस्था को कभी नजर आई? कहीं मनोबल संस्था का गिरा कि ऐसे ही डटी रहेगी? ऐसे ही डटी रहेगी वो इसलिए क्योंकि हम लोग इधर उधर नहीं देखते हैं। हम लोग जब कहते हैं ना कि जब सूरज चढ़ता है तो वो चढ़ता ही है, वो नीचे क्या हो रहा है उसे कोई सरोकार नहीं है। अगर हम इधर उधर देखेंगे, नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर लेंगे तो हम इतना कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा गोल जो होता है वो पूरा क्लियर रहता है, हम अपने टारगेट पर ही रहते हैं। हम इधर उधर हमारा ध्यान नहीं भटकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करना ही है। और मैं अधिकारों के लिए भी कुछ बोलना चाहूंगी कि जो सरकार ने अधिकार दिए हैं, तो सबसे पहले तो लोकेश जी, ये अधिकार जो शब्द है ये बहुत ही आकर्षित करता है, स्पेशली हम बहनों को। अभी सोशल मीडिया पर एक डायलॉग बहुत प्रचलित हुआ था, आप लोगों की नज़र में आया होगा कि आप चुप रहे, आप महिला हैं, आप कुछ नहीं समझती हैं। यानी कि जिस देश में, जिस समाज में महिलाओं को बोलने तक का अधिकार नहीं है, वहां पर आप किन अधिकारों की बात कर रहे हैं? आज परिवार में बहू के यदि पहली संतान बेटा होती है तो परिवार वाले दूसरी संतान भी बेटा ही चाहते हैं। भले ही वो बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर बेटी बेटी का राग लापते रहें, परंतु आंतरिक रूप से वो दूसरी संतान बेटे की ही चाहत रखते हैं। यानी कि जिस देश में बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं है, वहां पर अधिकार शब्द के मायने ही निरर्थक हैं। आप कहते हैं कि हमने समानता, कि हमने बेटा और बेटी में समानता या वेतन में समानता की बात करें, तो आज हमने रियल में हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत से कपिल हैं लोकेश जी, जहाँ पर जो पत्नियां हैं, जो वाइफ हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन यदि सैलरी की बात करें तो वो हस्बैंड से कम है। क्यों? ये स्थितियाँ ये दर्शाती हैं कि हाँ, वाकई में पुरुष प्रधान समाज है। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से अधिकांश पुरुष हैं जो महिलाओं के टैलेंट को, उनके एफर्ट्स को, उनकी डिग्निटी को, उनका जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप बात करते हैं कि आपने पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार दिया है। तो 95% जो हकीकत है वो बता रहे हैं, एक सामान्य जनता की 95% बेटियां अपने पिता की संपत्ति से अधिकार लेती ही नहीं है। क्यों? यदि वो ऐसा करती हैं तो वो भाई जैसे अनमोल रिश्ते को खो देती हैं। तो ये कैसा अधिकार, कौन सा अधिकार? आपने अधिकार तो दिया, लेकिन उसका उपभोग करने की स्थितियां नहीं बनाई। तो ये जरूर चिंतनीय है कि इस पर ये अधिकार है क्या है।
कहीं ना कहीं अधिकारी को लेकर भी सरकार को चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थी रूपमा अग्रवाल, और देखा जाए तो बहन ने बड़ी सार्थकता से अपने विचार रखे। कहीं ना कहीं तमाम महिलाएं जो इस प्रोग्राम को देखेंगी उनके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मार्ग कहते नहीं मार्गदर्शक बनेंगे इनके विचार, और प्रयास करेंगे कि शायद जो नवप्रभात एक कृति संस्था है वो तमाम महिलाओं की दिशा और दशा को परिवर्तित करने में सफल हो। यही बुंदेली ब्रेकिंग भी आकांक्षा रखता है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें बुंदेली ब्रेकिंग के साथ, और फिर प्रयास करेंगे एक बार इनसे पुनः कभी फिर जुड़ेंगे कि आखिर संस्था का जो स्वरूप है वो कितना आगे बढ़ा। तो ऐसे ही हमारी खबर को देखते रहिए। जाते हमें सबको जय जय सिया राम, और हमें तो चिंता ही हो, हमें आपके देसी देख बिना ब्रेक, और मेरा नाम है लोकेश।